लेट्स स्टार्ट। आज दूसरा लेक्चर है मटेरियल कॉस्टिंग का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे मटेरियल कॉस्टिंग के लिए, सही है? याद भी होंगे आपको, थोड़े थोड़े याद है आपके पास। कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि मटेरियल कंट्रोल क्यों किया जाता है। इस यूनिट में हमको मटेरियल के रिलेटेड दो चैप्टर रहेंगे, एक मटेरियल कॉस्टिंग, दूसरा है मटेरियल कंट्रोल, सही है? पहले कॉस्टिंग की बात करेंगे, फिर कंट्रोल की बात करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब अब तो सब शानदार है, समझ गए होंगे, सही है? कंट्रोल मतलब अगर हमारे प्लान से हम आगे निकल गए हैं तो उसको वापस सही लाइन पे लाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं हम। मटेरियल कॉस्ट की बात करने जा रहे हैं कि कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाए। बट कॉस्ट डिसाइड करते वक्त आपको उतना पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमको जब कैलकुलेशन करना है, तीन चीज़ों का कैलकुलेशन करना होगा। एक रिसिप्ट ऑफ मटेरियल का, दूसरा इश्यू ऑफ मटेरियल का, और लास्ट में बचेगा बैलेंस, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक का। हर दिन जितनी बार रिसिप्ट हो उतनी बार बैलेंस क्या है, जितनी बार इश्यू हो तब बैलेंस क्या है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंसेस भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। उसके लिए कई मेथड्स है हमारे पास, बट किसके लिए मेथड्स है पता है? इश्यू के लिए मेथड है कि इश्यू प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाए। उसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स है, क्योंकि वही तो है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगी, सही है? कहाँ इश्यू होता है? सबसे पहले हम वापस एक बार वो साइकिल याद कर लेते हैं कैसे होती है बात। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर जरूरत होगी, जो रेगुलर मटेरियल होगा तो सीधा वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से मांगेगा, सही है? और स्टोर्स डिपार्टमेंट उनको सप्लाई कर देगा, इश्यू कर देगा। तो इश्यू करते वक्त मुझे क्या चाहिए? उसकी प्राइस। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू होता है ना, उसी टाइम पे हमारी कॉस्ट डिसाइड होती है कि इसके आउटपुट में मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी। इश्यू प्राइस डिसाइड करता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैं कितनी लिखूंगा, सही है? अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है तो वो सप्लाई कर देगा, नहीं है वो लेवल मेंटेन करके रखते हैं, वो परचेस डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेंगे। अगर नहीं है तो परचेस डिपार्टमेंट। और दूसरी एक बात आई थी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही कोई स्पेसिफिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो जो जनरली स्टॉक में अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए वो डायरेक्ट अप्लाई किसको करेंगे? परचेस डिपार्टमेंट को, सही है? तो फिर परचेस डिपार्टमेंट टेंडर इश्यू करेगा या फिर सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि भाई हमको मटेरियल चाहिए, सही है? तो परचेस डिपार्टमेंट टेंडर इश्यू करके दूसरे बहुत सारे सप्लायर अपना कोटेशन सबमिट करेंगे, उसमें से जो ऑप्टिमम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसको वो चूज करके डिसाइड करता है कि भाई आने दो माल। जैसे ही स्टॉक आने लगेगा, मटेरियल आने लगेगा, सबसे पहले क्या होता है? गुड्स रिसीव नोट करके एक नोट आई थी उस टाइम पे, याद है? 2-3 नोट पढ़े थे हम, 3। जब परचेस डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है तब आती है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, लिखा होगा, है ना? उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट टेंडर इश्यू करता है, फिर सप्लायर डिसाइड हो गया, फिर सप्लायर जब सप्लाई करता है, जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तब आती है गुड्स रिसीव नोट। फिर वही मटेरियल जाता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास जो क्वालिटी चेक करेगा, मतलब हमको जैसे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का गुड्स चाहिए उसी हिसाब से आया है कि नहीं, वो उनका काम था, वो कर लिया। उसके बाद जाएगा वो स्टोर्स के पास, सही है? इंस्पेक्शन के पास एक नोट आई थी, मटेरियल इंस्पेक्शन नोट भी आई थी, सही है ना? तो उसी के हिसाब से वो पहुंचता है फिर स्टोर के पास, फिर स्टोर अगेन उसको सप्लाई कर देगा प्रोडक्शन को। तो ये साइकिल चलती रहेगी, सही है? पूरा टाइम। तो उसी साइकिल में जब फाइनली जब स्टोर इश्यू करता है, उस कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं और उसी की हमारे पास मेथड है। बट इश्यू प्राइस कौन से डिसाइड करेंगे, उसके लिए पहले रिसिप्ट की प्राइस क्या है वो जानना जरूरी है, सही है ना? रिसिप्ट की प्राइस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? रिसिप्ट की प्राइस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हम बात कर रहे हैं अभी रिसिप्ट की, आप खुद बता दोगे भाई। सबसे पहला तो जो भी गुड्स या मटेरियल लिया तो उसकी परचेज प्राइस तो होती है ना? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट याद है? आप याद करो, परचेज के साथ साथ हम कितनी सारी कॉस्ट इंक्लूड करते थे। जैसे कि कोई आप ये ऐड करते थे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, हम पूरी कंपनी वाली नहीं लेते बट परचेज रिलेटेड ले रहे हैं कि जो गुड्स परचेज किया उसकी परचेज प्राइस तो है ही है, प्लस उसके ऊपर लगा टैक्स, अदर ड्यूटीज़,
ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, वो सब जो चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो सब चीज़ें जुड़ेगी। ठीक है, और कुछ? कैरेज इनवर्ड, सही है, कैरेज इनवर्ड। वेजेस की जगह पे मैं थोड़ा लिखता हूँ अभी, लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग मतलब वो ट्रक में माल चढ़ाना होता है, अनलोडिंग मतलब उतारना होता है। तो लोडिंग अनलोडिंग में वेजेस ही लगता है मेजोरिटी, तो वेजेस भी कवर हो गया हमारा, लोडिंग अनलोडिंग। और कुछ? कोई एज एग्जांपल कोई इक्विपमेंट आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, उसको भी कंसिडर किया जाता है उसी की कॉस्ट में। छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स जो इंक्लूड होते हो हमारे इक्विपमेंट में, उसको भी कंसिडर किया जाता है कि जिसके बिना हमारा मटेरियल, सॉरी उसके बिना हमारा इक्विपमेंट चलेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स है। और कुछ? मटेरियल परचेज करने के लिए हमारे पास हमेशा अमाउंट अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पैसे ना हो सकता है, तो हमने कभी, जैसे कि फिक्स एसेट के लिए हम फाइनेंस उठाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ता है, तो वैसे कभी कभी मटेरियल परचेज करने के लिए भी फाइनेंस उठा सकते हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ सकता है। तो उस कॉस्ट को भी उसकी रिसिप्ट की कॉस्ट में कंसिडर की जाती है। कौन सी कॉस्ट? इंटरेस्ट कॉस्ट। तो उसकी जगह पे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मैं फाइनेंस कॉस्ट का। सही है, कुछ फाइनेंस कॉस्ट इन रिलेटेड टू द परचेज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस कॉस्ट इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ मटेरियल, ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे कंपनी में जो पूरा लोन उठाया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, सिर्फ परचेज के ऊपर जो आता है वो। ठीक है, फिर हम कहाँ पढ़े थे कुछ वो कंसाइनमेंट में, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस समथिंग आता था। सही है ना? तो नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस जो होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई कॉस्टिंग। याद है कि 1000 लीटर्स हम ले गए, फिर 1000 लीटर में से कुछ उसका 1% जितना इवापोरेट हो गया, मतलब 10 लीटर इवापोरेट हो गया, तो उस 10 लीटर, वो 10 लीटर्स की जो कॉस्ट है, बाकी बचे 990 लीटर को बेयर करनी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट मेरा नॉर्मल लॉस का है उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। समझ में आया? तो कुछ अमाउंट डिडक्ट भी होती है इसमें से। देखो मेजोरिटी मैंने लिख दिया क्या क्या ऐड होता है इसमें। एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा? एबनॉर्मल लॉस कभी ऐड नहीं होता, उसकी कॉस्ट अलग से लिखी जाती है, नहीं तो वो बाकी बचे मटेरियल में डाल दोगे तो हमारी प्रोडक्ट बहुत महंगी हो जाती है। दैट इज़ नॉट राइट। सही है, तो नॉर्मल लॉस तो आ गया, बहुत कुछ लिख दिया। आउट ऑफ इंडिया से माल आता है, इंपोर्ट कर रहे हो आप, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है इंपोर्ट। आजकल चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, आजकल क्या, बहुत टाइम से, अभी तो घटा रहे हैं हम धीरे धीरे इंपोर्ट करना। ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसकी मेजोरिटी, उसको जो बेसिक रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, उसको कहते हैं एपीआई। मैक्सिमम एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है। अभी हमने एपीआई बनाना शुरू किया है, मतलब धीरे धीरे, स्लोली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, न्यूज़ आते रहते हैं, चाइना वाले तो कई बार आते हैं। हमने खिलौने धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया है। बाकी टॉय मार्केट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना का है, वर्ल्ड में। टॉय क्या, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उनकी है, ऐसा है। कोई बात नहीं, छोड़ो उनकी बात है, क्या करें, हम हमारी बात करते हैं। जब आप फॉरेन से माल इंपोर्ट करते हो मटेरियल, उस टाइम पे आपको पेमेंट बच्चों डॉलर में या उनकी करेंसी में करना पड़ेगा, है ना। जब हम डॉलर बाई करने गए समझ लो, तो वो अगर वो डॉलर हम बाई करने गए तो वो रेट देंगे हमको 68 समथिंग, मान लो एज एग्जाम्पल 68। और अगर वही डॉलर हम सेल करने गए ना तो वो हमको देंगे 66 ओनली। तो 2 रुपये का जो वो गैप पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स चार्जेस, फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस, बैंक उठाती है। और वही सब चार्जेस हमारी कंट्री को बेयर करने पड़ते हैं। सही है। तो जब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे उस टाइम पे अगर हमको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना है, फॉरेन करेंसी में करना है, तो वो एक्सचेंज के चार्जेस भी लगेंगे। समझ में आया? तो उस चार्जेस को भी मटेरियल कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है। ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली इतना अंदर घुसने नहीं वाला। बट अगर 2-2.5 मार्क में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ रिसिप्ट की प्राइस पूछ ली, तो अगर ये याद रहेगा बाइफर्केशन, तो आप आराम से जोड़ दोगे। इसके बेसिस पे एग्जांपल्स भी नहीं मिलेंगे आपको अंदर, बट अगर पूछ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल का हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है,
उसके अंदर सब थ्योरेटिकली लिखा है। सो दे कैन आस्क। मैं होता तो पूछता, जरूर पूछता, क्योंकि हाँ है, अच्छी बात, इजी भी है, प्लस बच्चों को लगेगा कि नहीं सिलेबस में एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं मिला बट फिर भी है। आधे तो उधर ही गायब हो जाने, पूछ लिया तभी गायब हो जाएंगे, अरे यार ये क्या है ये तो था नहीं एग्जाम्पल में, क्योंकि थियरी तरफ कोई रुख करता नहीं है, इसलिए। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल है अगर आपको आइडिया लग जाए कि क्या रिसिप्ट की प्राइस होती है। फिर हम इश्यू पे चलते हैं, बिना इसके इधर जाने का फायदा ही नहीं है। मैंने क्या बताया था भाई, फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस बोल सकते हैं या फिर कन्वर्जन चार्जेस बोल सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उस करेंसी का कन्वर्जन चार्जेस, है ना। फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस या हम बता सकते हैं उस करेंसी का कन्वर्जन चार्जेस। बस ये कब आता है, इन केस ऑफ, कब आता है, इंपोर्टेड मटेरियल। जब मटेरियल इंपोर्ट होता है उस टाइम पे ये कॉस्ट आएगी। ऑल गुड। अगर हमने फाइनेंस कॉस्ट ले ली है तो फिर ये तो लेनी है, बिना परचेज किया आ ही नहीं सकता था। समझ में आ रहा है। तो रिसिप्ट की प्राइस ये हो गई, काफ़ी है। अभी भी कुछ रहा है, मैंने बताया था कुछ माइनस भी होता है, क्या हो सकता है। थोड़ा एक इंसान कोई बोलो जोर से, परचेज रिटर्न, हाँ वो तो होगा ही पक्का। हम चार्जेस के ऊपर चलते हैं, वो तो देखो गुड्स था वो गया, तो एक बार रिसिप्ट किया तब तो नहीं पता ना परचेज रिटर्न, वो तो बाद में पता चलेगा। तो जब रिटर्न करेंगे तब हम वापस उसको भेज देंगे, वो अलग बात है। लॉस तो कॉस्ट नहीं हुई, हम माइनस करने की सोच रहे थे। मैं पूछ रहा था कि माइनस क्या होगा, सोचो तो सही। कुछ आपने सोचा, कुछ लॉस हुआ बट वो एक्सपेंस है, रिटर्न बोला बट वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। अभी क्या होगा परचेस के साथ साथ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક તો એ બેલેન્સમાં આવી જશે। એ તો આપણે એ વસ્તુ અલગ છે, હમણાં આપણે અહીંયા પહોંચ્યા જ નથી। આને આ ખાલી આ રિસિપ્ટની પ્રાઇસ, कोई डिस्काउंट हो सकता है, हो सकता है डिस्काउंट, तो वो तो होता है माइनस, लिखते हैं इनकम में। बट हाँ परचेज के साथ जो डिस्काउंट आए हमारे साथ, तो डिस्काउंट उसकी परचेज कॉस्ट में नहीं लिखते, माइनस कर देके लिखते हैं। सर क्या बताऊँ, कौन सी बड़ी बात है, बिल में तो लिखा होता है, बट हाँ बट हम में भी होता है ना। एग्जाम्पल में बिल थोड़ी देंगे आपको, डिटेल्स देंगे, ठीक है ना। बिल दे दिया होता किसी का तो आप तो नीचे वाले आइटम डायरेक्ट देख के बता दोगे कि हाँ सर ये बड़ी कॉस्ट, ऊपर देखने की जरूरत क्या है। सही है, ये हम ऊपर के आइटम की बातें कर रहे हैं। डिस्काउंट है, बट अगर बच्चों कभी कभी टैक्स पेमेंट करना होता है ना, तो कभी कभी कुछ गुड्स के ऊपर हमको रिबेट भी मिलता है। रिबेट इज रिलेटेड टू रिफंड, समझ लो। अभी इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो टैक्स पढ़ाऊंगा तब बताता हूँ क्या होता है रिबेट, क्या होता है रिफंड। बट आइडिया तो लग गया। रिफंड मतलब क्या, पे किया हुआ टैक्स वापस मिल सकता है। एनी रिबेट और रिफंड ऑफ व्हाट, वो भी लिख देता हूँ ना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। टैक्सेस और ड्यूटीज जो लिख सकता था मैं, दोनों लिख सकता था। तो ये दो चीज़ तो माइनस हुई, और कुछ एक आइटम बची है अप्रोक्स। और भी कुछ एग्जाम्पल में इसके अलावा मिल जाए ना, तो पता चलना चाहिए कि जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। ये क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल, दिस इज नॉट फॉर्मेट। हम समझ रहे हैं इसको कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और कुछ आजकल सोलार पैनल बहुत चलते हैं, सोलार पैनल पे सरकार क्या देती है, ए आ गया तो अगर कुछ सब्सिडी हो, सब्सिडी, हाँ अगर कोई सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट हो, सब्सिडी की जगह पे कुछ और वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट हो रिलेटेड टू दैट मटेरियल और परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट ना हो, कोई प्राइवेट एनजीओ है, उनके थ्रू मिली है सब्सिडी, तो वो भी होगी माइनस। हमको कॉस्ट कम पड़नी चाहिए ना, फिर सरकार दे,
या ऑपोजिशन वाला दे, क्या फर्क पड़ता है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दे, हमको तो कॉस्ट कम होने से मतलब है। वो हो गई, मतलब मैं उसको मेरी परचेज प्राइस में से रिड्यूस करूँगा। समझ में आया? हम अब तक क्या पढ़ रहे हैं? रिसिप्ट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। ओके बच्चों, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल तो हमने स्टार्ट कर दिया, वो खत्म भी हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं इश्यू की। बच्चों इश्यू करते वक्त भी जैसे रिसिप्ट में मैंने बताया वो सब कॉस्ट ले ली, बट इश्यू के टाइम पे भी कुछ कुछ कॉस्ट जो होती है वो कंसीडर करनी पड़ती है। जैसे कि वो भी हो सकता है ना कभी, वो आउटवर्ड प्राइस इधर से उधर ले जाने की कॉस्ट, एक डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक ले जाने की कॉस्ट, वो भी कवर करनी पड़ेगी इश्यू प्राइस के अंदर। उधर भी बीच में गिर सकता है माल, उधर भी नॉर्मल लॉस की गुंजाइश है, तो वो भी हो सकता है। पर उधर एबनॉर्मल चीज़ें तो कहीं नहीं आनी है, ना रिसिप्ट में आती है, ना इश्यू में आती है, कहीं नहीं आती है। ठीक है, तो जब भी आप इसका एग्जाम्पल गिनने वाले हो ना, स्टोर्स लेजर बनता है ना, स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड, दो नाम पढ़े थे हम। बिन कार्ड कौन बनाता था? स्टोर मैनेजर, स्टोर वाला बनाता है, सही है ना। और स्टोर्स लेजर कौन बनाता है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले, पढ़े थे हम। बिन कार्ड में डेटा सिर्फ होता है किसका? सिर्फ क्वांटिटी, रेट नहीं होता, अमाउंट नहीं होती, क्योंकि वो जहां गुड्स रखा हुआ है उस रैक पे बाहर चिपका दिया जाता है जो कागज, उसको बोलते हैं बिन कार्ड। दूसरा है स्टोर्स लेजर विच इज कॉल्ड क्वांटिटी रेट अमाउंट, वो ऐसा ही बनता है। ये रहा आपका स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट, मतलब आप जितने एग्जाम्पल करोगे सब में ऐसा करोगे, ये वाला फॉर्मेट बनेगा। इधर एक जुड़ जाएगा पर्टिकुलर, उसके आगे एक और जुड़ जाएगा डेट, और दो कॉलम जुड़ेंगे, बाकी ये फिक्स है पीछे वाला, सही है। तो सबसे पहली मेथड, आप शायद एफआई में भी नाम सुने हो कि नहीं सुने पता नहीं, या फिर पहले सुने होंगे उसका। मेथड पे जाने से पहले आप अपने पैम्पलेट पे देखो जरा, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यूज मिलेगा आपको, मिल गया ना, वो फॉर्मेट जैसा बनाया हुआ है, टेबल जैसा दिखा, ऐसा कुछ। ओके, उसमें 4 टोटल अलग अलग मेथड है। एक है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, एक है एवरेज कॉस्ट मेथड, एक है नॉशनल कॉस्ट मेथड, चौथा है मार्केट प्राइस मेथड। हम पहले शुरू करते हैं अभी, विच इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन उसमें होता है इश्यू प्राइस का। हमारा हेडिंग तो देखो, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, ये वाले इश्यू की बात कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम वाले इश्यू की बात नहीं कर रहे। समस्या तो बहुत ज़्यादा है। उसमें कुछ मेथड है। पहली फीफो मेथड, ठीक है, सबसे पहली मेथड हम करने जा रहे हैं फीफो। फीफो का फुल फॉर्म, अरे वाह सबको पता है ये तो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सही है, बढ़िया, सबको पता है। तो लिख सकते हैं मटेरियल आर रिसीव्ड फर्स्ट, आर इश्यूड फर्स्ट। जो मटेरियल पहले रिसीव हुआ उसको हम पहले इश्यू करेंगे। हेडिंग लगाओ, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यूज। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें लिखो मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इश्यूड फर्स्ट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, इश्यू किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम कि हम पहली बार एक मटेरियल लेके आए थे, 100 यूनिट लाए थे, 5 रुपीज़ के रेट पे, अमाउंट हो जाएगी मेरी 500। ये कोई भी डेट मान लो, वॉट एवर, पहले डेट दूसरी डेट। दूसरी बार हम वापस लाए 100 यूनिट 6 रुपये के रेट पर, इसकी अमाउंट हो गई 600। फिर मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आई कि भाई मुझे 150 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, 150
50 की, मेरे पास 100 + 100 200 तो है ही है, दे तो सकते हैं आराम से। बट इश्यू कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट से, जो पहले आया वो पहले जाएगा। मतलब जब इश्यू करूँगा तब 100 यूनिट्स पहले इश्यू करूँगा, क्योंकि वो पहले आए थे। मैंने उसको अलग लिखा क्योंकि वो रेट है 5 रुपीज़, क्योंकि वो मैंने लिया था 5 रुपये में। तो मैं 5 रुपये में इशू करके इसको लिखूंगा इधर 500। बाकी जो 50 बचे 150 में से, 150 की डिमांड थी ना, उसमें से जो 50 बचे वो मैं इशू करूंगा कितने रेट पे, 6 रुपीज़ के रेट पे। समझ में आया? तो पहले जो आया उसको पहले ख़त्म करो, बाद में जो आया उसको बाद में इशू करो। इधर एग्जैक्टली 100 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 150 की थी, तो भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना? कितना होगा, 6 × 5 30, 300। सही है, 300 रुपीज़ आया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 50 बचा। इस डेट की बात करें तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक सेम लिख दूंगा मैं, 100, 5, 500, इधर भी 100, 6, 600। जिस दिन रिसिप्ट किया तो सेम मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। बट जब इश्यू किया तब ये वाला 100 तो गया, तो वो बचा नहीं है। इस 100 में से 50 इशू किए तो 50 बचे हुए हैं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 50 × 6 × 300। तो इस डेट पे मुझे पूछा है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, तो वो 6 रुपीज़ के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होगा। समझ में आया? जो मटेरियल मैंने लेटेस्ट खरीदा है, जो मटेरियल मैंने लेटेस्ट खरीदा है, उसी रेट पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होगा। इस मेथड में मैंने लेटेस्ट मटेरियल जो खरीदा होता है, परचेस किया होता है, उसी रेट पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। तो और एक लाइन उसमें जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट द लेटेस्ट प्राइस। फीफो के बाद दूसरा नाम लिखा है लिफो। यस, लगाओ हेडिंग, फीफो की जगह पे लिफो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें क्या लिख सकते हैं, मटेरियल्स रिसीव्ड लास्ट आर इश्यूड फर्स्ट। ठीक है, मटेरियल रिसीव्ड लास्ट आर इश्यूड फर्स्ट। सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि 100 दो बार लिए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक वही है। वापस जो डिमांड आई वो कौन सी आई, 150 की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो इस बार जब मैं इश्यू करूंगा तब 100 यूनिट जो हम इश्यू करेंगे पहले, वो किधर से जाएंगे, 6 रुपीज़ से जाएंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरी 600। और बाकी के जो 50 यूनिट्स बचे थे वो कौन से रेट पे जाने हैं, 5 रुपीज़। तो ये अमाउंट आ जाएगी 250 रुपीज़। ठीक है, अगर उसी हिसाब से देखें तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 100 में से ये वाला 100 अभी गया, अभी इस 100 में से मेरे पास 50 बचे हुए हैं, तो 50 रेट भी लूँगा 5, 250 रुपीज़। तो इस मेथड में मेरा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मेरी ओल्ड प्राइस पे रहेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्चुअली क्या हो रहा है? ठीक है, आना जाना तो लगा रहेगा, वो तो समझ में आ चुका है आपको। साथ साथ में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा वो भी आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, इससे होता क्या, फर्क क्या पड़ता है, क्यों ऐसी ऐसी अलग अलग मेथड यूज करते हैं। फीफो क्यों किया, चलो मान लो, रीजन क्या है फीफो यूज करने का, बेनिफिट क्या है फीफो यूज करने का, बेनिफिट तो बता सकते हो क्या होता है। हाँ, तो ऑब्सोलेट होने के अगर चांसेस है, आउटडेटेड होने के चांसेस है, तो वो नहीं रहेंगे। और जो हमने लिखा था वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेटेस्ट प्राइस पे रहेगा। तो मार्केट के साथ हम सही से बैठ सकते हैं, उसमें तो बैठ सकते हैं, बट साला इश्यू प्राइस तो हमेशा पुरानी प्राइस पे होगा। वो नहीं समझे, वो डिसएडवांटेज भी है ना, कि फीफो में अभी मार्केट में लेटेस्ट प्राइस 6 रुपये है, बट जब आप इश्यू कर रहे हो तब मेरी प्राइस आ रही है 5 रुपीज़ ऑनली। तो मैं मेरे कॉस्टिंग का जो वैल्यूएशन कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली प्रेजेंट के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ,
उससे मेरे को एक बेनिफिट वो भी है कि मेरे मटेरियल का कॉस्टिंग कम दिखेगा और मैं प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखा सकता हूँ। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्चुअली वो प्राइस है ही नहीं आज की तारीख में, प्राइस तो बढ़ गई है, तो हमारी एक्चुअल रिजल्ट हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता उसमें, वो भी नुकसान है। सही है ना। उसमें एक फायदा वो था फीफो में कि क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइस पे होता है, इसमें ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी भी पुराने प्राइस पे रिकॉर्ड करते रहेंगे हम, उसको भी लेटेस्ट प्राइस पे ही करना चाहिए था, है ना। इश्यू करते हैं वो लेटेस्ट को इश्यू करते थे, पुराना रह जाता है, और पुराना रह गया मतलब ऑब्सोलेट होना, खराब हो जाना, कुछ भी होने के चांसेस है। शायद धीरे धीरे वो तो डेड स्टॉक ही बन जाए, ना काम वाला काम ही ना लगे, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। सही है। तो लिफो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। लिफो कोई फॉलो नहीं करता और ना करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान उसमें है। सही है। कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गलत वैल्यू पे दिखेगा, अगर ये बढ़ते बढ़ते 10 हो गई तो भी उधर सही रहेगी, 5 ही रहेंगे शायद। सही है। तो विच इज़ रॉन्ग। ख़राब हो जाता है मटेरियल, विच इज़ रॉन्ग। आप कस्टमर को तुरंत नया नया दे रहे हो, बट पुराना तो हम लॉस भुगतने वाले हैं फ्यूचर में, वो दिख जाता है। इसलिए वो ज़्यादा मेथड फॉलो नहीं होती। फीफो इज़ फेमस, ठीक है। फीफो ज़्यादा फेमस है, बट सिर्फ फीफो फेमस नहीं है, उसके साथ साथ और भी मेथड जुड़ती है। तो इसमें लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट ओल्ड प्राइस। हिपो कैसे कैसे फोल आते हैं ये हिपो मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें हम लिख सकते हैं मटेरियल रिसीव्ड एट हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट, मटेरियल रिसीव्ड एट हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट। उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखूं तो वही एग्जाम्पल काफ़ी हो जाएगा, अभी खाली देखने का नज़रिया चेंज करना है। मैंने लास्ट इन के हिसाब से इशू नहीं किया है, हम ऐसा मान लो कि हम हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से इशू कर रहे हैं। सही है। 2 में से हाईएस्ट प्राइस थी 6 रुपीज़, जब डिमांड आई मैंने 6 रुपये में बेच दिया, बात उधर खत्म हो जाती है। सही है ना। ये हाईएस्ट प्राइस पे इश्यू कर देने से होगा क्या, मेरा जब सेल होगा तब उसकी कॉस्टिंग हमेशा लेटेस्ट प्राइस पे रहेगी, दैट इज़ गुड। मार्केट प्राइस के हिसाब से रहेगी, तो एक्चुअल पिक्चर मुझे पता चलेगा कि सच में क्या हो रहा है अभी। ठीक है, वो तो सही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोवेस्ट वैल्यू पे दिखेगा, क्योंकि हाईएस्ट वाला आप इश्यू कर रहे हो तो बचेगा क्या, लोवेस्ट। ओल्ड की बात नहीं कर सकते, लोवेस्ट बोल सकते हैं। सबसे कम रेट वाला जो मटेरियल होगा वही क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा, उसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कम दिखेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक उधर जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर माइनस करते हो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट भी कम है। सही है। तो अगर ज़्यादा होने के बावजूद कम दिखेगा, ऐसा है। सही है।